हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर। इसके पहले हम लोग इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। फ्लावर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कि फ्लावर इज ए हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड सूट ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच इज मींट फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सूट का वह पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसी को हम फ्लावर कहते हैं। तो एक सिंपली तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब फ्लावर की टर्मिनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला है कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। यहाँ पे देखिए जो पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, तो वो एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया गया है ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल सके। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। जो फूल का स्टॉक होता है या वृंत होता है उसे हम पेडिसिल के नाम से जानते हैं। पेडिसिल क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए एक ब्रांच है, तो पहले इस ब्रांच से एक छोटी सी डंठल नुमा संरचना निकलती है, फिर यहाँ पे फूल निकलता है। तो जो यहाँ पर स्टेम और फ्लावर के बीच में जो ये डंठल नुमा संरचना आप देख रहे हैं इसी को वृंत बोला जाता है, या टर्मिनोलॉजी की भाषा में इसी को पेडिसिल बोला जाता है। तो जिस फ्लावर में ये पेडिसिल मौजूद होगा उस फ्लावर को हम कहेंगे पेडिसिलेट। ये टर्म बार बार आएगा कि ये पुष्प पेडिसिलेट है, तो पेडिसिलेट का मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्लावर और स्टेम के बीच में एक डंठल नुमा संरचना मौजूद है, इसी को हम पेडिसिलेट बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये डंठल नुमा संरचना एब्सेंट होगी, तो वो फूल डायरेक्ट ऐसे स्टेम से लगा हुआ होता है। जैसे चिरचिटा आपने देखा होगा एकाइरेंथस एस्पेरा, जिसे लटजीरा के नाम से जानते हैं। तो अगर यहाँ पर डंठल नुमा संरचना नहीं है, मतलब कि अगर पेडिसिल यहाँ पर एब्सेंट है, देखिए लिखा है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल। तो अगर कहा जाए कि ये फ्लावर पेडिसिलेट है, इसका मतलब है कि उसमें पेडिसिल मौजूद है। अगर कहा जाए कि ये फ्लावर सेसाइल है, इसका मतलब है कि उसमें पेडिसिल मौजूद नहीं है, वो फ्लावर डायरेक्ट स्टेम से लगा हुआ है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार आएगा जब आप फैमिली पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए व्हेन ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट द फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये फ्लावर जब लगा हुआ होता है यहाँ पर, तो यहाँ फ्लावर के कक्ष में कुछ छोटी सी पत्ती नुमा संरचनाएँ और पाई जाती हैं। अगर ये पत्ती नुमा संरचना मौजूद है तो इसे कहेंगे ब्रैक्टिएट। इसका मतलब है कि ब्रैक्ट मौजूद है, इसी संरचना को ब्रैक्ट बोला जाता है। व्हेन ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट द फ्लावर इज कॉल्ड इब्रैक्टिएट। अगर ये ब्रैक्ट नहीं है तो ऐसा फ्लावर इब्रैक्टिएट कहलाएगा। तो अगर फ्लावर के कक्ष में यहाँ पर ब्रैक्ट मौजूद है तो वो फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, और अगर यहाँ पर ब्रैक्ट नहीं है तो वो फ्लावर इब्रैक्टिएट होगा। वही यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया है। तो ये हो गए आपके ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। इसके बाद देखिए बात करते हैं थैलमस क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है। तो जहाँ पर ये ब्रांच हो गई, ये पेडिसिल हो गया। अब यहाँ जब फूल की शुरुआत होती है तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब जिस संरचना से निकले होते हैं वो संरचना थोड़ी सी फूली हुई दिखती है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए पुष्प के ये फ्लावर पार्ट्स हो गए, यहाँ पर जायांग हो गया, ये पुमंग वगैरह हो गए। तो जहाँ से ये फूल निकलते हैं वो संरचना थोड़ी सी फूली हुई मौजूद दिखती है, इसी को पुष्पासन बोला जाता है।
या इसी को यहाँ पर बायोलॉजी की भाषा में थैलमस कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में पुष्पासन कहेंगे और इंग्लिश में इसी को थैलमस कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द ब्रॉडेंड बेस ऑफ फ्लावर व्हिच लाइज एट द टिप ऑफ पेडिसिल इज कॉल्ड थैलमस। तो थैलमस लगभग सभी पुष्पों में देखने को मिलता है। थैलमस बियर्स 4 टाइप ऑफ फ्लोरल आर्गन्स। थैलमस के ऊपर 4 टाइप के फ्लोरल आर्गन्स होते हैं। कैलिक्स होता है जो कि साधारण तौर पर ग्रीन कलर का होता है। कोरोला होता है जिसे आप दल पुंज कहते हैं या इसी को आप फूलों की पंखुड़ियाँ कहते हैं। ये अनेक रंगों की होती है, कभी गुलाबी हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी वाइट भी हो जाता है। तो कोरोला जो है सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रूसियम ये नर जननांग होता है और गाइनोसियम ये मादा जननांग होता है। तो थैलमस के ऊपर ये 4 तरीके की संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, A complete flower contains all the 4 types of floral organs and is called incomplete if any of them is missing। मतलब अगर किसी भी फ्लावर में ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, तो वो फ्लावर कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। और अगर इन चारों में से एक भी एब्सेंट है, कैलिक्स एब्सेंट हो या कोरोला एब्सेंट हो, एंड्रूसियम एब्सेंट हो या गाइनोसियम एब्सेंट हो, तो वो फ्लावर कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। तो बार बार ये शब्द सुनने को मिलेगा कि इसका फ्लावर कंप्लीट होता है, इसका फ्लावर इनकम्प्लीट होता है। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे, अगर वो कंप्लीट फ्लावर है तो उसके चारों पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम मौजूद हैं, और अगर चारों में से एक भी मिसिंग है तो वो फ्लावर हमारा इनकम्प्लीट कहलाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टेमिनेट। मतलब अगर एक लिंगी पुष्प है तो वो या तो स्टेमिनेट होगा या फिर पिस्टिलेट होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि अगर उस पुष्प में केवल नर जननांग होंगे तो वो कहलाएगा स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर उस पुष्प में केवल मादा जननांग होंगे तो वो फ्लावर कहलाएगा पिस्टिलेट फ्लावर। तो यहाँ पर जननांग के आधार पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो स्टेमिनेट होगा या फिर ये पिस्टिलेट होगा। इसके बाद देखिए लिखा है, ए प्लांट इज पॉलीगेमस इफ इट कंटेन्स यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब अगर कोई पौधा ऐसा है जिस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी मौजूद हैं और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स भी मौजूद हैं, तो ऐसे पौधे को हम पॉलीगेमस के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मैंगो। आम का जो पौधा होता है ये पॉलीगेमस होता है क्योंकि इस पर यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल दोनों तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, एक मोनासियस होता है और एक डायोसियस होता है। जब फ्लावर के मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स एक ही पौधे पर मौजूद हो तो उसे मोनासियस कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है, ए प्लांट इज मोनासियस व्हेन बोथ द टाइप ऑफ सेक्स आर्गन्स यूनिसेक्सुअल आर यूनिसेक्सुअल। मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आकर ऑन द सेम प्लांट। अगर एक ही पौधे पर मेल और फीमेल सेक्सुअल आर्गन्स पाए जाते हैं तो वो मोनासियस कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया है बीज या मक्का। और अगर मेल सेक्स आर्गन्स अलग पौधे पर है, फीमेल सेक्स आर्गन्स अलग पौधे पर है, तो वो प्लांट कहलाता है डायोसियस। जैसे आपका पपेया हो गया या मलबेरी जिसे सहतूत कहते हैं, तो ये सब प्लांट डायोसियस होते हैं। मतलब मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स अलग अलग पौधे पर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक। ये भी बार बार आएगा कि ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि इस फ्लावर को चाहे जिस भी एंगल से काटा जाए ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट में बट जाता है। तो चाहे जिस भी एंगल से आप काटना चाहें, अगर वो 2 बराबर भागों में बट रहा है तो वो फ्लावर कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक। और ऐसे फ्लावर में जो सिमेट्री होती है वो हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है।
वही कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि पूरे फ्लावर में केवल एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से काटने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ता है। तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। और इनमें जो सिमेट्री देखने को मिलता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एसिमेट्रिक। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी भी एंगल से हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर एसिमेट्रिक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टर्म आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका एंथोफोर। क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला के बीच में एक इंटरनोड बन जाता है तो उसी को एंथोफोर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइलिन। तो यहाँ पर जो इंटरनोड बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा? कैलिक्स और कोरोला के बीच में। इसका फिगर अभी आपको देखने को मिल जाएगा एंथोफोर का। यहाँ पर देखिए ये नीचे का पोर्शन ये कैलिक्स है और ये ऊपर का पोर्शन कोरोला है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक नोड बना हुआ है, इंटरनोड बना हुआ है। इसी इंटरनोड को हम एंथोफोर के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब कैलिक्स और कोरोला के बीच में एक इंटरनोड बन जाता है तो उसी को हम एंथोफोर कहते हैं। और ये हमें देखने को किस में मिलता है? साइलिन में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है एंड्रोफोर। क्या होता है? ये तो एंथोफोर था। एंड्रोफोर क्या होता है कि जब ये इंटरनोड कोरोला और एंड्रोसियम के बीच बनता है, जैसे पैसीफ्लोरा। तो यहाँ पर देखिए कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में, एक मिनट, हाँ, एंड्रोफोर। देखिए यहाँ पर देखिए ये संरचना आप देख रहे हैं, कोरोला है और ये एंड्रोसियम है। ये कोरोला और एंड्रोसियम यहाँ पर जुड़ते हैं इस संरचना के द्वारा, तो यही संरचना यहाँ पर एंड्रोफोर कहलाती है। तो जब कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में एक इंटरनोड बन जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम एंड्रोफोर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान यही देना है कि इंटरनोड किसके किसके बीच में बन रहा है। अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच बनता है तो उसे एंथोफोर कहते हैं। अगर कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में बन रहा है तो उसे हम एंड्रोफोर कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है ये एंड्रोफोर हो गया, जिसका एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फिगर ऊपर लगा है गाइनोफोर। क्या होता है कि जब स्टैमेन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड बनता है तो उसे गाइनोफोर कहते हैं, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए दिया गया है ग्राउंड नट या मूंगफली, जिसका बोटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया होता है। तो यहाँ पर जो इंटरनोड बन रहा है स्टैमेन और कार्पेल के बीच में बनता है। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं गाइनोफोर को। ऊपर इसका लगा होगा फिगर गाइनोफोर। हाँ, यहाँ पर देखिए तो ये आपकी हो गई पिस्टिल या कार्पेल बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्पेल हो गया पूरा पूरा, और ये आपका एंड्रोसियम हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो संरचना ये बन रही है यही है गाइनोफोर। मतलब कि जब दोनों मेल और फीमेल सेक्स आर्गन के बीच में एक इंटरनोड बन जाए तो उसी को हम गाइनोफोर के नाम से जानते हैं, जो कि आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा गाइडेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। ये इसमें क्या है कि एंड्रोफोर भी मौजूद होता है और गाइनोफोर भी मौजूद होता है, तो इसीलिए इसे गाइडेंड्रोफोर कहते हैं। मतलब गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों मिला करके यहाँ पर गाइडेंड्रोफोर बना लेते हैं या एंड्रोगाइनोफोर, जिसका एग्जाम्पल क्लियोम हो जाएगा। अभी फिगर के माध्यम से इसको भी दिखा देंगे। इसके बाद अगला है कार्पोफोर। इट इज ए प्रोलॉन्गेशन ऑफ थैलमस इन बिटवीन फ्यूट कार्पेल्स।
दैट इज कोरिएंडर। ये हमें जो कार्पोफोर है ये हमें देखने को मिलता है कोरिएंडर में, धनिया में देखने को मिलता है। इसका फिगर लगा हुआ है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कार्पोफोर क्या होता है, एक मिनट, ऊपर इसका फिगर देखिए लगा हुआ है कार्पोफोर का। यहाँ पर देखिए ये इसका मेरी कार्प है जो कि फ्लावर का फ्रूट का पार्ट है। तो यहाँ पर फ्रूट जो बन रहा है इसका जो पिस्टिल वाला पोर्शन है वो इलांगेट हो जाता है और वही बना लेता है कार्पोफोर। तो हमें धनिया में देखने को मिलता है कार्पोफोर। इस फिगर के माध्यम से ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी कार्प से जो एक्स्ट्रा लार्ज संरचना लगी हुई होती है उसी को हम कार्पोफोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ये जो अभी आपने गाइडेंड्रोफोर पढ़ा है इसका फिगर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है गाइडेंड्रोफोर। यहाँ पर देखिए गाइनोफोर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए एंड्रोफोर भी देखने को मिल रहा है। तो जब गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों एक ही पौधे में मौजूद होते हैं तो इसी कंडीशन को गाइनोफोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कार्पोफोर तक हो गया था। कार्पोफोर का एग्जाम्पल आपने कोरिएंडर पढ़ा था, धनिया है। इसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलमस द फ्लावर में बी, मतलब कि थैलमस पर फ्लोरल पार्ट की व्यवस्था के आधार पर जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला चीज़ है कि हाइपोगाइनस, ये बार बार शब्द सुनने को आएगा कि ये फ्लावर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ये ओवरी इसकी ऊपर होती है, बाकी फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो सब इसके नीचे से निकलते हैं। जैसे कैलिक्स यहाँ से निकल गया, फिर कोरोला यहाँ से, ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया। तो ये सब जो पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से अगर निकलते हैं तो इसी को कहा जाता है कि ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। मतलब इस कंडीशन में जो ओवरी होगी वो हमेशा सुपीरियर ओवरी होती है। तो मुख्य रूप से जो 3 फैमिली है, क्रूसीफेरी, मालवेसी और सोलेनेसी, मतलब आलू वाली फैमिली, गुड़हल वाली फैमिली, सरसों वाली फैमिली, ये जो है हाइपोगाइनस होते हैं इसके फ्लावर। मतलब इनमें ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर का मतलब है कि ओवरी हमेशा ऊपर होगी और बाकी फ्लोरल पार्ट उसके नीचे से निकलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि ओवरी सेमी सुपीरियर होती है या सेमी इन्फीरियर होती है। इसका जो फैमिली है, जिस फैमिली में देखने को मिलता है वो सीजल पिनिएसी फैमिली होती है। इसका मतलब है कि जो फ्लावर के सभी पार्ट होते हैं वो ओवरी के समानांतर से निकलते हैं, ना ऊपर से निकलते हैं ना नीचे से निकलते हैं, बल्कि आप कह लीजिए कि ओवरी के बीचों बीच से निकलते हैं। तो इसी कंडीशन को पेरीगाइनस कहा जाता है। इसलिए ओवरी सेमी सुपीरियर भी होती है और सेमी इन्फीरियर भी होती है। और ये किस फैमिली में देखने को मिलता है, सीजल पिनिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या है कि ओवरी हमेशा इन्फीरियर होगी। इसका मतलब है कि जो सभी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये ओवरी के ऊपर से निकल जाते हैं, इसलिए ओवरी नीचे हो जाती है और इन्फीरियर हो जाती है। तो 4 फैमिली कंपोजिटी जो सूरजमुखी वाली फैमिली है, कुकुरबिटेसी जो कि कद्दू वाली फैमिली है, रूबिएसी और अम्बेली फेरी, इन सब में हमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर देखने को मिलती है और जो फ्लावर होता है वो इपीगाइनस टाइप का कहलाता है। तो ये हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस ये किस फैमिली में देखने को मिलता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये फिगर अभी आपको समझाया गया था। इसके बाद देखिए कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स क्या होता है, तो कैलिक्स जो है वो किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट होता है और इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना या सुरक्षा प्रदान करना।
इसकी एक इकाई सेपल कहलाती है। मतलब कैलिक्स जो होते हैं वो कई सेपल से मिलकर बने होते हैं। अब अगर ये सेपल अलग अलग होते हैं तो ऐसे फ्लावर को पॉलीसेपलस कहा जाता है, और ये सेपल्स अगर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे फ्लावर को गैमोसेपलस कहा जाता है। तो ये पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस शब्द बार बार आएगा, तो इसका मतलब है कि अगर सेपल्स फ्री हैं तो वो पॉलीसेपलस कहलाएंगे, और अगर ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो फ्लावर गैमोसेपलस कहलाएगा। तो ये टर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि कंपोजिटिव फैमिली जो होती है उस कंपोजिटिव फैमिली में सेपल्स जो होते हैं वो एक थ्रेड लाइक संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे पैपस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैपस हमें किस में देखने को मिलता है, तो जब कंपोजिटिव फैमिली है उसमें हमें पैपस देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखिएगा। इसके बाद यहाँ से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइन्स ऑफ ट्रैपा आर मॉडिफाइड सेपल्स। ट्रैपा मीन्स सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा में जो आप कांटे देखते हैं वो कांटे किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वो सेपल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। या कैलिक्स अगर दिया रहे तो आप कैलिक्स लगा दीजिएगा। तो सेपल्स या कैलिक्स के मॉडिफिकेशन से सिंघाड़ा में कांटे बन जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक पैपस और ये ट्रैपा के जो स्पाइन्स होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा कोरोला क्या होता है। तो किसी भी पुष्प का जो रंगीन पार्ट होता है वो कोरोला के नाम से जाना जाता है। कोरोला की एक यूनिट या एक पंखुड़ी जिसे आप बोल सकते हैं वो पेटल के नाम से जानी जाती है। अब अगर ये पेटल्स फ्री होते हैं तो वो फ्लावर पॉलीपेटलस कहलाता है, और अगर ये पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं तो वो फ्लावर गैमोपेटलस कहलाता है। तो ये शब्द भी बार बार आएगा, पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस है, पॉलीसेपलस है कि गैमोसेपलस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पेटल्स फ्री होते हैं तो वो फ्लावर पॉलीपेटलस होगा, और अगर पेटल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वो पेटल्स गैमोपेटलस कहलाएगा वो फ्लावर। इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कैलिक्स और कोरोला मतलब पेटल और सेपल में हम भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है। तो ऐसे फ्लावर जो है ऐसी संरचना पेरियंथ के नाम से जानी जाती है। ऐसी संरचना को हम पेरियंथ कहते हैं। तो ज़्यादातर इसकी एक यूनिट जो होती है वो टेपल होती है। तो जैसे यहाँ पर कैलिक्स की एक यूनिट सेपल होती है, कोरोला की एक यूनिट पेटल होती है, उसी प्रकार से पेरियंथ की एक यूनिट टेपल होती है। पेरियंथ क्या चीज़ है कि जब कैलिक्स और कोरोला में भेद ना किया जा सके, दोनों आपस में इस तरीके से फ्यूज हो, तो उसी को हम पेरियंथ कहते हैं। तो साधारण तौर पर मोनोकाट में हमें पेरियंथ देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में। वो दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।